एपिसोड 14। ये मेरी पत्नी है। अरे पूरे लाख रुपए की पड़ी है तू। तेरे बाप ने 1 लाख रुपए के कर्ज के बदले तुझे सौंपा है मुझको, और तू सोचती है कि मैं अपने 1 लाख रुपए ऐसे डूबने दूंगा? कभी नहीं। कहकर नंदराय ने लाली के पैर से लगे चाकू को मजबूती से थाम लिया और एकदम से उस चाकू को यहां से वहां फेर दिया। लाली ने एक जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई। नंदराय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कलेजे में सुकून की एक लहर छा गई हो। उसने हंसते हुए मुकेश से कहा, है तो चिड़िया सा दिल इसका। देख, तुरंत बेहोश हो गई और चली थी नंदराय को धोखा देने। अभी वो कह ही रहा था कि तभी मुकेश की नजर बैकव्यू मिरर पर पड़ी। उसने चौंकते हुए कहा, हे भगवान, तेरी विलनगिरी के चक्कर में मारे गए नंदू। वो देख पुलिस की गाड़ी। अभी नंदराय ने पलटकर देखा ही था कि तभी पीछे से तेजी से आ रही पुलिस जीप ने एकदम से आगे आकर मुकेश को ऑटो रोकने पर मजबूर कर दिया। हाईवे के उस रास्ते में गाड़ियों के ब्रेक की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा था। लाली पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी और उसके पैर से तेजी से खून बह जा रहा था। नंदराय ने एक बार आगे खड़ी पुलिस की जीप को देखा और एक बार बेहोश पड़ी लाली पर नजर डाली। नंदराय की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया और पुलिस यहाँ कहां से आ गई। वो और मुकेश एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। हालांकि पुलिस को देखकर नंदराय का दिल भी तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने चेहरे से ये डर जाहिर नहीं होने दिया। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले ही पीछे वाली गाड़ी से लतिका जी ने उतरते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट देम। ये दोनों एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे। लतिका जी का इतना कहना था कि नंदराय ने गुस्से में कहा, अरे अरे अरे, ये क्या बकवास किए जा रही हैं आप? और आप होती कौन है हम पर ऐसे इल्जाम लगाने वाली? इंस्पेक्टर लतिका जी और नंदराय की बात सुनकर कुछ कंफ्यूज होता हुआ बोला, अबे ओए, मैडम से तमीज से बात कर। और तू क्या कह रहा है इल्जाम? साले, अभी कान के नीचे ऐसा रैप्टा खींच के मारूंगा कि सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी। सही सही बता, ये ऑटो को हवाई जहाज बनाकर कहां उड़ाया जा रहा है? नंदराय कुछ लतिका जी को घूरता हुआ इंस्पेक्टर साहब से बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप रुको, पहले मुझे इन मैडम से बात करने दो। नहीं मतलब राह चलते किसी को भी घेर कर उस पर अगवा करने का केस ठोक देंगी क्या? ये बंबई नगरी में ऐसा ही होता है आप लोगों का। मुकेश ने जब देखा कि नंदराय पुलिस से उलझ पड़ा है तो मौके की नजाकत को समझते हुए उसने नंदराय को साइड करते हुए कहा, साहब, ये हमारा दोस्त है, गांव से आया है, बंबई में नया है ना, इसलिए आपके तौर तरीके नहीं जानता अभी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप बताइए ना, बात क्या हुई? ऐसे हमारी ऑटो रोक ली आप लोगों ने? अब तक इंस्पेक्टर को गुस्सा आ चुका था। उसने मुकेश का कॉलर पकड़कर उससे धमकी भरे अंदाज में कहा, तेरा ये दोस्त अगर गांव से आया है ना, तो बोल इसे कि गांव की ठेठ ही गांव में ही छोड़ कर आए, और अगर ज्यादा शान पट्टी की ना तो कोई बचाने नहीं आएगा। सीधे सीधे बता, मैडम जो बोल रही हैं वो सही है? लड़की को अगवा करके ले जा रहे हो तुम दोनों? सॉरी साहब, माफ कर दो। वो तो हम हमारी भौजाई को अस्पताल लेकर जा रहे थे। उनके पैर में चोट आई है ना, इसलिए बहुत खून भी बह रहा है। यकीन ना हो तो आप चेक कर लो, बेचारी वहां ऑटो में बेहोश पड़ी है। मुकेश ने खिखियाते हुए बहाना बनाया। लतिका जी उसका झूठ सुनकर हैरान रह गईं। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। इन दोनों ने उस लड़की को मेरी आंखों के सामने से उठाकर ऑटो में डाला और यहां तक लेकर आए हैं, लतिका जी ने तीखी आवाज में कहा। तो इंस्पेक्टर ने उन दोनों को देखते हुए लतिका जी से कहा, 1 मिनट मैडम, मैं चेक करता हूं। कहकर उन्होंने ऑटो की पिछली सीट पर झांक कर देखा। लाली बेहोश पड़ी थी
और सीट पर रखे उसके पैर से काफी खून बहा जा रहा था। ये देख इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा, सालों, इतना खून बह रहा है तो पहले उस घाव को बांधना था ना, ऐसे तो ये पहले ही मर जाएगी। अस्पताल क्या, इसकी लाश का इलाज करवाने ले जाने वाले थे तुम लोग। कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और बेहोश पड़ी लाली के जख्म पर कसकर बांध दिया। फिर उसने पलटकर लतिका जी से कहा, मैडम, लड़की बेहोश है, लेकिन बदन पर चोट के निशान तो दिख रहे हैं। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लतिका जी तुरंत बोली, ठीक है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। आप इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। और हाँ, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाइएगा कि आइंदा किसी राह चलती लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचें। देखिए मैडम, बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। इस बार नंदराय फिर से आगे बढ़ते हुए बोला तो मुकेश ने उसे धीमे से फुसफुसाते हुए समझाया, नंदू, मैं समझा रहा हूं ना तुझे। अभी यहाँ पर कुछ भी मत बोल, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तब तक इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर लाली को लतिका जी की कार में रखने के लिए बढ़ चुका था। अभी वो लोग लाली को लेकर अंदर रखने ही वाले थे कि तभी लाली को होश आ गया। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दीजिए नंद जी। लाली को होश में आता देखकर नंदराय और मुकेश की तो हालत ही खराब हो गई। उन्हें डर लगने लगा कि होश में आकर लाली इन सबको कुछ बता न दे। इधर लतिका जी ने सुजॉय को कॉल करके जब हाईवे पर आने के लिए कहा तो सुजॉय सोच में पड़ा हुआ था। पाहूजा साहब को छोड़कर उसे जाने का दिल नहीं कर रहा था। तभी पाहूजा साहब ने उसे टोकते हुए कहा, तुम जाओ सुजॉय, मैं ठीक हूं। डैड, माँ ने पुलिस को भी फोन कर ही दिया था। होप कि वो लोग निपट लेंगे उन गुंडों से। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पाहूजा साहब की तबीयत खुद में भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने सुजॉय को जाने के लिए जोर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहीं शून्य में निहारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है सुजॉय, क्या लाली इस काम के लिए हाँ कर देगी? सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से तो वो हाँ कर देगी डैड, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि आप उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। वो हमारी कोई अपनी नहीं है, उसे काम की तलाश है और हम उसे काम देंगे। बदले में उसे शोहरत, पैसा सब मिलेगा और हमारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। लेकिन न जाने क्यों मुझे आपका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। सुजॉय के लहजे में क्यूरियोसिटी सी थी, जबकि पाहूजा साहब उसका सवाल सुनते ही नजरें चुराने लगे थे। आखिर वो सुजॉय को बताते भी तो क्या। लतिका जी ने तो इस घर में सुहाना का जिक्र करने तक पर पाबंदी लगा रखी थी, और वैसे भी पाहूजा साहब जिस राह पर, जिस तलाश में अभी चल रहे थे, उसके बारे में वो किसी को बता भी तो नहीं सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, कुछ बातें अपने वक्त पर ही खुलें तो बेहतर होता है सुजॉय, और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं इसके बारे में तुम्हें कोई वजह बता सकूं। बस ये समझ लो कि हर बार जो सामने दिखे वो ही सच हो, ये जरूरी नहीं होता। उनकी बातें सुनकर सुजॉय ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, ठीक है डैड, आपको जब बेहतर लगे तब बताइएगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो उसे एक बार मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए। शायद हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकें। पाहूजा साहब ने मुस्कुराते हुए हामी तो भर दी, मगर उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, मैं ये गलती नहीं कर सकता सुजॉय। मुझे अच्छे से पता है कि तुम जितने मेरे बेटे हो उससे कहीं ज्यादा अपनी माँ की तरफ झुकाव है तुम्हारा। ऐसे में तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी बताना सीधे लतिका को बताने जैसा होगा, और अगर ये बात लतिका को पता चल गई तो शायद इससे आगे का अंजाम तो पाहूजा साहब सोच भी नहीं सकते थे। सुजॉय ने उन्हें ब्लैंकेट उठाते हुए कहा, अब आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा, मैं अपने कमरे में ही हूं। और फिर वो पाहूजा साहब के कमरे से निकलकर अपने रूम में चला गया।
वहां लाली को होश में आता देखकर लतिका जी उसके पास जल्दी से जाती हुई बोली, लाली, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। ये लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे ना? बता दो इंस्पेक्टर साहब को। तब तक मुकेश ने फिर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप हमारा यकीन कीजिए सर, हम इन्हें कोई किडनैप करके नहीं ले जा रहे थे। इनको चोट लगी थी इसीलिए। मुकेश फिर से वही कहानी दोहराने लगा तो इंस्पेक्टर ने उसे डपटते हुए कहा, तुम चुप रहो, हमें लड़की से खुद पूछने दो। हाँ तो लड़की, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो हमें बताओ। क्या ये लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे? लाली अधखुली आंखों से कभी नंदराय को देखती तो कभी लतिका जी को। उसके सामने अभी थोड़ी देर पहले का सीन याद आ गया, जब नंदराय चाकू से उसके पैरों पर घाव लगा रहा था। ये याद आते हुए उसे दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने पैर की तरफ देखा तो वहां पर एक रुमाल बंधा था जिसमें कुछ खून के दाग लगे हुए थे। उसने जैसे एकदम से तय कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ साहब, ये दोनों मुझे अगवा करके ले जा रहे थे और ये घाव भी इसी ने लगाया है। उसने एकदम से नंदराय की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनते ही नंदराय उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। साली कुतिया, मुझे फंसाएगी, कहकर उसने लाली की गर्दन की तरफ अपना पंजा बढ़ाया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही ये देखा, एकदम से नंदराय को पकड़ा और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर दे मारा। पुलिस के सामने लड़की को मारता है? तब तो तू साले पक्का किडनैपर है। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर के ऑर्डर देते ही साथ खड़े हवलदार ने नंदराय को पकड़ा और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने मुकेश की तरफ देखा, मुकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं इन सब में नहीं हूँ। मैं तो बस ऑटो चला रहा था। मुझे मत घसीटो सर, मैं चलता हूँ। मुकेश को ऐसे रंग बदलते देखकर नंदराय हैरान रह गया। मुकेश, तू ये क्या कह रहा है? भाई तू मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुकेश ने उसे आंखों से इशारा करते हुए कहा, मैं कोई तेरा भाई नहीं हूँ। तूने मुझे बस ऑटो लेकर आने के लिए कहा था, मैंने वही किया। इससे आगे मैं तुझे नहीं जानता। उन दोनों की बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, हवलदार, इसे छोड़ दो। बस इसका पता ठिकाना और बाकी जानकारी ले लेना, ताकि आगे पूछताछ के लिए हम इस तक पहुंच सकें। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नंदराय की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ भाई, अब तू चल थाने, बाकी की तेरी कहानी वहां सुनेंगे। अब नंदराय का सब्र जवाब दे गया। उसने एकदम से छटपटाते हुए कहा, साहब मेरा यकीन करो, मैं कोई अगवा नहीं कर रहा था इसे। ये तो बीवी है मेरी। नंदराय का इतना कहना था कि लतिका जी और इंस्पेक्टर दोनों ही चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तू सठिया गया है क्या? और कोई रिश्ता नहीं मिला तुझे बताने को? लतिका जी भी उसकी तरफ नफरत से देखती हुई बोली, कम से कम अपनी और इस लड़की की उम्र का फर्क तो देख लेते। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बहाने बनाते हुए? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये पत्नी है मेरी। यकीन ना हो तो इसी से पूछ लो। नंदराय का इतना कहते ही सबके सब लतिका जी की कार में बैठी लाली की तरफ देखने लगे। और लाली को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो कभी नंदराय की आग उगलती नजरों की तरफ देख रही थी तो कभी लतिका जी की सवाल भरी आंखों में। लाली ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर से भी लग रहे हैं। इंस्पेक्टर ने लाली की ऐसी हालत देखी तो लतिका जी से बोला, मैडम, खून बहुत बह चुका है। मुझे लगता है इन्हें पहले अस्पताल ले जाना ही सही रहेगा। हम इनका स्टेटमेंट बाद में ले लेंगे। लाली को ऐसे बर्ताव करता हुआ देखकर लतिका जी भी समझ चुकी थी कि वो जानबूझकर इस सवाल को टालने की कोशिश कर रही है। इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। कहकर लतिका जी अपनी कार में आ बैठी और ड्राइवर से सिटी हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। जल्दी सिटी हॉस्पिटल चलो।
उनके कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। रास्ते भर लतिका जी उसे घूरे जा रही थी। उनके दिमाग में नंदराय की उसे पत्नी कहने वाली बात ही घूम रही थी। इसने सच में पैसों के लिए 50 साल के बुढ़े से शादी की। पता नहीं और क्या क्या छिपा रही है हमसे ये लड़की। अगर इसकी किस्मत हमसे इस तरह ना जुड़ी होती तो मैं इसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखती। उनकी आंखों में लाली के लिए उनकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं लाली भी उनसे नजरें चुराए चुपचाप बैठी थी। उसने उस वक्त तो इस सवाल को टाल दिया था, पर आगे क्या होगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल से पट्टी करवाकर फाइनली पाहुजा मैंशन के लिए निकल गए थे। लाली को अब भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो बस आने वाले पलों को सोचकर ही बहुत घबरा रहा था। घर पहुंचकर जब लतिका जी और पाहुजा साहब दोनों ही उससे सवाल दोहराएंगे, तब वो उन्हें क्या जवाब देगी? एपिसोड 15 लाली को हाँ करनी ही होगी। अब तो मुझे बताओगी कि वो आदमी कौन था? क्या सच में वो पति है तुम्हारा? लेकिन तुमने इतने बुढ़े इंसान से शादी क्यों की? मेरा मतलब है वो तो तुम्हारे बाप की उम्र का लग रहा था। आखिर लतिका जी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए अपने सवाल पूछ ही लिए। लाली का शक सही नहीं निकला। लतिका जी ने तो घर पहुंचने तक का भी इंतजार नहीं किया। अस्पताल से घर की तरफ जाते हुए ही उन्होंने लाली से ये सवाल कर दिया। लाली ने उन्हें एक नजर देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कई बार होता है जब आप झूठ ना बोलना चाहें और सच बता भी ना पाएं तो आप खामोश रहना बेहतर समझते हैं। लाली ने भी वही किया। लतिका जी ने कुछ वक्त तो उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि वो अब भी इस सवाल को टालने की कोशिश कर रही है तो एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, शायद ये सच भी हो कि वो वाकई तुम्हारा पति ही हो। गांव का ही सही, लेकिन दिखने में तो कोई अमीर घराने का ही लग रहा था। तो हो सकता है तुमने उससे पैसे के लालच में ही शादी रचाई हो और अब कोई और पसंद आ गया होगा जिसके लिए तुम उस आदमी से दूर भागना चाह रही हो, है ना? लतिका जी के लहजे में इतनी काट थी कि लाली ने एकदम से पलटकर उन्हें देखा। उसकी सूजी हुई आंखों में एक अनकही सी शिकायत उभर आई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह गई। और वो भला कह भी क्या सकती थी? सीधे ना सही, दूसरे तौर पर ही सही, नंदराय से उसकी शादी तो सच में पैसे के लिए ही हुई थी ना। फर्क सिर्फ इतना था कि ये शादी लाली ने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसने बापू के कर्ज के बदले उन्हीं की मर्जी से खुद को नंदराय को सौंप दिया था। वैसे कितनी कम उम्र है तुम्हारी, और इतनी कम उम्र में ही तुमने काफी अच्छे से सीख लिया यूं ऐसे मर्दों को रिझाना, उन्हें फंसाना। लेकिन एक बात कहूं, तुम ये सपना देखना छोड़ दो कि तुम पाहुजा साहब को अपने जाल में फंसा लोगी। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। वो भले ही तुम्हारे इशारे पर नाच रहे हो, मगर सिर्फ तब तक जब तक मैंने चाबी नहीं घुमाई। जिस दिन मैंने इस मैदान से तुम्हें निकाल फेंकने की ठान ली ना, उस दिन तुम और तुम्हारे ख्वाब कुछ भी नहीं बचेंगे। लतिका जी ने खूंखार लहजे में ये सब कहा, जबकि लाली ये सुनकर बिल्कुल चौंक सी गई थी। उसका दिल चाहा कि उन्हें कह दे, जब मुझसे इतना ही डर है तो फिर मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रही हैं? लेकिन वो चाह कर भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती थी जिससे लतिका जी के नाराज होने का डर था। पति के बारे में तो ऐसे बातें कर रही है जैसे पति ना हो, कोई खिलौना खरीद लिया हो इन्होंने। इन अमीर लोगों के मर्दों की क्या यही इज्जत रहती है उनकी पत्नियों की नजर में? उसने मन ही मन में सोचा और फिर बोली,
मेरा पाहुजा साहब से ऐसा कोई मतलब नहीं, इसलिए आप ऐसा सोचिए भी मत। उसने धीरे से जवाब दिया। तुम मेरे सोचने की फिक्र मत करो, मुझे जो सोचना होगा वो मैं सोचूंगी ही, लेकिन तुम बस अपनी सोच को कंट्रोल में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के चक्कर में तुम जमीन पर ही आ गिरो। लतिका जी उससे और भी कुछ सुनाती, उससे पहले ही ड्राइवर ने कार रोक दी। पाहुजा मैंशन आ चुका था। उन्होंने कार से उतरने से पहले रुकते हुए कहा, और एक बात, ये जो कुछ भी रास्ते में हुआ था इसके बारे में पाहुजा साहब या सुजॉय को कुछ भी बताने की बेवकूफी मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कहकर लतिका जी ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इधर लाली ने अपनी तरफ का दरवाजा खोल तो लिया था, लेकिन पैर में घाव होने की वजह से उसका बिना सहारे के चलना मुश्किल था। थोड़ी दूर जाने के बाद शायद इस बात का लतिका जी को भी एहसास हो गया था कि लाली खुद से अंदर नहीं आ सकेगी। उन्होंने कुछ झुंझुलाते हुए खुद से ही कहा, ओह गॉड, मैंने भी क्या मुसीबत मोल ले ली है। फिर उन्होंने वहीं से एक नौकरानी को आवाज देकर बुलाया और उसे लाली को सहारा देकर अंदर लाने के लिए कहा। लतिका जी जैसे ही अंदर आईं, सामने ही सुजॉय और पाहुजा साहब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नौकरानी को लाली को उसके कमरे में पहुंचाने के लिए कहा और फिर खुद भी अपने कमरे में जाने लगी। तभी पाहुजा साहब ने उन्हें टोकते हुए कहा, ये सब क्या है लतिका, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? और फिर लाली के पैरों में ये चोट कैसी है? लेकिन लतिका जी भी अभी किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिना रुके ही कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, सो आप लोग डिनर कर लेना। और हाँ, लाली से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उसे चोट लगी है, डॉक्टर ने उसे दवाई लेकर आराम करने को कहा है, सो अब कल सुबह ही बात करते हैं। कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि अभी दोनों बाप बेटे सारी बात जानने के लिए कितने परेशान होंगे, लेकिन लतिका जी ने भी अभी तय नहीं किया था कि उस पूरी घटना में से पाहुजा साहब और सुजॉय को क्या बताना है और क्या नहीं। इसलिए फिलहाल के लिए उन्होंने दोनों को टाल दिया था। पीछे सुजॉय और पाहुजा साहब सवाल भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। जहां सुजॉय जल्द से जल्द लाली से बात करके मिस्टर शाह की डील पक्की कर लेना चाहता था, वहीं पाहुजा साहब इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर लाली को वो चोट कैसे लगी। रात घिर आई थी। पुलिस स्टेशन में उस वक्त इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों के अलावा कोई भी नहीं था। जेल के बंद कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। देख, मैं कह रहा हूं, बता दे कि तू उस लड़की को कहां से उठाकर लाया था, वरना रात भर में इतनी पिटाई करूंगा कि कल सुबह तक बचेगा नहीं तू। इंस्पेक्टर की मार से नंदराय की हालत खराब हो चुकी थी। उसने रुआंसी आवाज में कहा, साहब, मेरा यकीन करो, वो बीवी है मेरी, गांव से भाग कर आई थी, मैं उसे शहर ढूंढने आया था। फिर वही कहानी, सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुझे, सब सच सच बता दे तो मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। एक बार मैडम ने आकर रिपोर्ट लिखवा दी ना तो फिर लंबे चक्कर में पड़ जाएगा तू। इंस्पेक्टर ने इतना कहा और सिगरेट सुलगाता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। पीछे नंदराय ने एक जोर का मुक्का सामने वाली दीवार पर मारा और घुर्राते हुए बोला, साली कुतिया, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे तो मैं देख लूंगा, और इस बार तू जब मेरे हत्थे चढ़ेगी ना तो इस बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो रात नंदराय ने यूं ही करवटें बदलते हुए काटी। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह सुबह मुकेश उससे मिलने आ पहुंचा। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, उन्होंने मामला तय कर लिया है, बस कुछ ही देर में तुझे ले चलेंगे यहाँ से, तू फिक्र मत कर। लेकिन नंदराय कुछ और ही ख्याल में खोया हुआ था। उसने शून्य में निहारते हुए कहा,
वो मैडम कौन थी, तू जानता है मुकेश? मुकेश ने उसका सवाल सुनकर कहा, भाई पूरे बंबई में करोड़ों लोग रहते हैं, मैं हर किसी को तो नहीं जान सकता ना। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि वो मैडम कोई रईस सी लग रही थी, और फिल्म लाइन में होने की वजह से तेरा रईसों से तो वास्ता पड़ता रहता है ना। मुकेश ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं नहीं जानता उस औरत को, बल्कि मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आखिर वो 2 टके की गांव की गंवार की उस मैडम से कैसे जान पहचान हो गई। जितने अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे, उससे ये तो कहीं से नहीं लगता कि उन मैडम ने उसे घर के काम के लिए रखा होगा। और इतनी तो पढ़ी लिखी वो छोरी है ही नहीं कि कोई उसे किसी दूसरी नौकरी में ले लेगा। मुकेश ने कहा तो जैसे नंदराय भी सोचने पर मजबूर हो गया। और सोचने वाली बात ये भी है कि भले ही वो मैडम लाली को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में लाली के लिए कोई प्यार या दया न थी, बल्कि एक उलझन सी थी। उस पर वो लाली से बात भी ऐसे कर रही थी जैसे कि उससे चिढ़ी हुई हो। ए भाई, तू ना अभी ज्यादा जासूस का बाप मत बन। वो जो कोई भी थी, उस छोरी को कैसे जानती है और कहाँ लेकर गई, ये सब सोचने की बजाय अपने छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना कर। बड़ी मुश्किल से ये एक वकील मिला है जो इंस्पेक्टर साहब का खास दोस्त है, वरना मालूम नहीं था कि और कितने दिनों तक तुझे इस घटिया सी जगह में रहना पड़ता। कहते हुए उसकी नजर बाहर दरवाजे की तरफ चली गई। सामने से वकील को आता हुआ देखकर उसने कहा, ले वकील साहब आ गए। तभी इंस्पेक्टर की नजर भी मुकेश पर पड़ी तो इंस्पेक्टर ने रौबदार आवाज में कहा, कल तो तू कह रहा था कि तू बस इसके लिए ऑटो चला रहा है और आज अपने जिगरी को थाने से छुड़ाने के लिए वकील लेकर आ गया। मुकेश ने भी झेपते हुए कहा, नहीं साहब, इसके घर वालों ने बड़ी मिन्नतें की तो मैं वकील लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि सारी बातें मेरे ही सामने की थी ना, तो मुझे आना पड़ा। मुकेश ने बहाना बनाते हुए झूठ गढ़ा। कुछ ही देर में नंदराय को छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर ने नंदराय के जाते जाते कहा, देख नंदराय, मुझे नहीं पता तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा था, लेकिन अपनी तरफ से एक सलाह जरूर दूंगा कि अब जितने भी दिन बंबई में रहने का इरादा है, सोच समझ कर रहना, वरना जिन लोगों से तूने दुश्मनी मोल ली है वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। तूने एक और गलती की तो इस बार कोई तुझे जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। मुकेश ने जल्दी से इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं करेगा साहब, अब कुछ भी नहीं करेगा, मैं इसे समझा बुझा कर रखूंगा ना। कहकर मुकेश नंदराय को लिए वहां से जल्दी में निकल गया। नंदराय ने बाहर निकलते ही रुकते हुए कहा, 1 मिनट मुकेश। कहकर उसने उसे रुकने का इशारा किया। अब क्या हुआ भाई, जल्दी चलना। लेकिन नंदराय ने वहीं रुककर मुकेश को एकदम से गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, आज तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मुकेश ने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, तेरे लिए कुछ भी यार, आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त है। वहां से निकलकर दोनों घर की तरफ चल निकले। लेकिन नंदराय के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, आखिर वो मैडम कौन थी और लाली से उसका क्या वास्ता था। पिछली रात सुजॉय और पाहुजा साहब दोनों को ही ढंग से नींद नहीं आई थी। एक तरफ तो मिस्टर शाह की उस डील का प्रेशर था और दूसरी तरफ लाली की हालत याद करके मन में उठ रहे ढेरों सवाल। यही वजह थी कि आज दोनों बाप बेटे नाश्ते की टेबल पर कुछ पहले ही पहुंच गए थे। लतिका जी जब जिम से वापस लौट रही थी तो उन्हें सामने देखकर कुछ हैरान सी हो गई। उन्होंने कलाई पर बंधी अपनी खूबसूरत सी घड़ी में समय देखा तो अभी 8 ही बजे थे। क्या बात है, आज सूरज काफी पहले उग गया लगता है। दोनों के दोनों आज इतनी जल्दी उठ गए, कहते हुए वहीं बैठ गईं। उनके बैठते ही सुजॉय ने बेचैनी से कहा, माँ, क्या आप अब हमें बताएंगी कि कल क्या हुआ था?
लतिका जी ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए देखा तो पाहूजा साहब भी खींचते हुए बोले, ओह कम ऑन लतिका, जो भी बात है प्लीज बताओ हमें। अभी हमें लाली से मिस्टर शाह की डील के बारे में भी बात करनी है। पाहूजा साहब की बात सुनकर लतिका जी को एहसास हो गया था कि अब बात को खींचना सही नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने सामने रखे ग्लास में जूस डालते हुए जवाब दिया, कल वो पुराने मोहल्ले वाले घर से गायब हो गई थी। फिर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उसे वापस लौटते हुए देखा और वहीं सड़क से उसे 2 गुंडे उठाकर भागने लगे। मैंने गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उसे उन गुंडों से छुड़ा लाई। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी तो मैंने हॉस्पिटल जाकर उसकी पट्टी करवा दी। दैट्स इट। कौन थे वो गुंडे, कुछ पता चला? सुजॉय ने पूछा तो लतिका जी ने कहा, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियां गिनने से। हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हाँ, बस उसे इस डील के बारे में इस तरह बताना है कि उसे सिर्फ इसमें फायदा ही दिखे। इस डील से हमें क्या मिलेगा ये उसके सामने जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो कि अभी उसने हाँ नहीं कहा है। पाहूजा साहब का ऐसा कहना सुजॉय और लतिका जी दोनों को ही बुरा लग गया। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो डैड? उसे हाँ करना ही होगा क्योंकि उसके पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक बात, हमारा उससे बस यहीं तक मतलब रहेगा। हमारा फायदा निकल जाने के बाद लाली कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। कहते हुए सुजॉय ने एक आहट सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। सामने सीढ़ियों पर लाली खड़ी थी। उसे सामने देखकर तीनों के तीनों ही कुछ घबरा से गए कि कहीं लाली ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, कहीं अब वो इस डील के लिए मना न कर दे। एपिसोड 16 डील हो गई। अरे लाली, तुम आओ। और कैसी तबीयत है अब? लाली पर नजर पड़ते ही पाहूजा साहब ने जल्दी से कहा। हालांकि दिल ही दिल में वो भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि काश लाली ने सुजॉय की वो फायदे वाली बात न सुनी हो, लेकिन लाली ने उसकी आखिरी लाइन सुन ली थी। ये किस फायदे की बात कर रहे थे ये लोग? उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर धीरे से बोली, ठीक हूं, वो कमरे में पानी नहीं था तो। उसकी बात सुनकर लतिका जी ने कुछ नागवारी से कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम पर नौकरानी को कह दिया करो। कहते हुए उन्होंने नौकरानी को आवाज देकर लाली के कमरे में पानी पहुंचाने के लिए कहा। इतना सुन लाली वहीं से वापस अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन उसका मन वहीं सुजॉय की फायदे वाली बात पर ही अटका रह गया था। उसके जाते ही सुजॉय ने पाहूजा साहब से कहा, मुझे लगता है अब ज्यादा देर करने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर शाह किसी भी वक्त फोन करने ही वाले होंगे और इस बार भी हमने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो पता नहीं वो क्या सोचें। पाहूजा साहब ने बेटे की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, लेकिन वहीं के वहीं बैठे कुछ सोचते रहे। लतिका जी ने उन्हें यूं बैठे हुए देखा तो कुछ सख्त आवाज में बोली, अब क्या उस लड़की से बात करने के लिए भी मुहूर्त निकलवाएंगे आप? मत भूलिए कि अभी हमारे लिए डील कितनी जरूरी है। लतिका जी के बिगड़े हुए तेवर देखकर पाहूजा साहब उठ गए। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए वो लाली के कमरे की तरफ बढ़ते चले गए। उनके जाते ही लतिका जी भी उठती हुई बोली, मुझे एक इवेंट में जाना है, मैं चलती हूँ। जो भी बात हो मुझे अपडेट दे देना। पाहूजा साहब ने लाली के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल लाली ने दरवाजा खोल दिया। सामने पाहूजा साहब को देख वो कुछ चौंक सी गई। आप आइए, कहते हुए वो एक तरफ को हो गई। पाहूजा साहब अंदर आते हुए बोले, ये देखकर बुरा लगा कि तुम बंबई पहली बार आई और यहाँ तुम्हारा ऐसे गुंडों से सामना हो गया। घाव कैसा है अब?
कहते हुए वो लाली के कुछ और नजदीक आ गए थे। न जाने क्यों लाली उनके इस तरह करीब आने से कुछ उलझ सी गई। उसने धीरे से अपने कदम पीछे करते हुए कहा, ज्यादा गहरा नहीं है, उम्मीद है 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा, कहकर पाहूजा साहब नजरें चुराने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात कहां से शुरू करें, जबकि उधर लाली उनका बर्ताव देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी। देखो लाली, तुम जब तक चाहो यहां आराम से रह सकती हो, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने आंखों में दुनिया भर का प्यार समेटे धीरे से लाली के कंधे पर हाथ रख दिया। लाली एकदम से चौंक कर पीछे पलट गई। उनका उसे यूं छूना बहुत अजीब लगा। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? पाहूजा साहब की आंखें एकटक उसी को तके जा रही थीं। लाली शौक की हालत में कुछ कदम पीछे हटते हुए बोली, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं सर। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। लाली को इस तरह रिएक्ट करते देख पाहूजा साहब जैसे होश में आते हुए बोले, माफ करना, शायद मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। कहते हुए वो लाली से कुछ दूर हट गए। लाली ने उन्हें दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, क्या दुनिया में मेरे लिए ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकूं? वहां बाहर नंदराय घाट लगाए मेरी राह देख रहा है, और अब यहाँ इस घर में ये पाहूजा साहब। इसका मतलब लतिका जी ने कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं पाहूजा साहब को। इससे आगे वो कुछ सोच भी नहीं पाई। उसे खामोश देखकर पाहूजा साहब खिड़की की तरफ मुड़ते हुए बोले, मैं ये कह रहा था कि वैसे तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें इस हकीकत का सामना करना होगा कि तुम ऐसे पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया था। लाली अभी तक सहज नहीं हो पाई थी, और जब उन्होंने ऑफर की बात कही तो उसने चौंकते हुए पूछा, क्या? कैसा ऑफर? मेरे एक जानने वाले हैं, उनके जरिए तुम्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल सकता है। मेरा मतलब, अगर तुम चाहो तो। लाली ने जैसे ही ये सुना एकदम से हैरान होते हुए झट से बोली, फिल्मों में? मैं तैयार हूं। पाहूजा साहब उसके अचानक लिए गए फैसले पर उसे समझाते हुए बोले, देखो लाली, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये सब आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम इंडस्ट्री तो क्या, इस शहर के लिए भी बिल्कुल नई हो, और उस पर अभी तुम्हारी उम्र भी इतनी कम है कि बहुत सी बातों की अच्छाई या बुराई तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आ सकती। अभी पाहूजा साहब बोल ही रहे थे कि लाली ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, चाहे कैसा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं खूब मेहनत करूंगी, खूब कोशिशें करूंगी, और उस लायक बन जाऊंगी कि इस मौके का फायदा उठा सकूं। तुम समझ नहीं रही हो लाली, इस इंडस्ट्री में काम सिर्फ काम करना नहीं होता, समझौते भी करने होते हैं। अपना दिल चाहे ना चाहे कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो तुम शायद अपने गांव में रहती तो करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। तुमने फिल्में देखी होंगी तो उसमें कई सारे सीन ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें तुम दूसरों के सामने नहीं देख पाती होगी। पाहूजा साहब ने उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन लाली तो जैसे खबर सुनकर एकदम से उतावली हो चुकी थी। उसने फिर से उन्हें टोकते हुए कहा, मैंने कहा ना सर, कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लाली के इस डील के लिए इतनी आसानी से मान जाने पर पाहूजा साहब कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मैं इसे कैसे समझाऊं कि इस काम के लिए हाँ करके ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन उसके कुछ ना समझने पर पाहूजा साहब उससे आगे बिना कुछ कहे ही बाहर आ गए। पाहूजा साहब से काम के बारे में सुनकर
लाली के मन में अब एक सुकून सा था। पाहूजा साहब जब नीचे आए तो सुजॉय बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही उन्हें नीचे आते हुए देखा, फौरन उनके पास आते हुए बोला, क्या हुआ डैड, वो तैयार हो गई ना? लेकिन पाहूजा साहब ने खोए हुए अंदाज में कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते सुजॉय, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। उनके मन में अब बस यही चल रहा था कि उन्हें किसी भी तरह से ये डील होने से रोकना है। मैं इस इंडस्ट्री में पैसा और नाम कमाने के लिए एक और सुहाना नहीं खो सकता। मैं ये डील नहीं होने दूंगा। मैं मिस्टर शाह को साफ मना कर दूंगा। इधर सुजॉय उनका ऐसा रवैया देखकर बौखला गया था। उसने गुस्से में उबलते हुए सोचा, जरूर उस लड़की ने मना कर दिया होगा। अब ये बात डैड से नहीं बनने वाली। मुझे खुद जाकर उस लड़की से बात करनी होगी। सोचते हुए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए लाली के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर लाली अपने कमरे में आईने के सामने बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। आखिर पाहूजा साहब को मुझ में कुछ तो नजर आया होगा जो वो मुझे फिल्मों में काम करने का मौका दे रहे हैं। कहते हुए उसने अपने बालों को एक तरफ किया और आईने में देखते हुए खुद से बातें करने लगी। काफ में जब सहेलियां कहा करती थी कि तू किसी हीरोइन की तरह सुंदर है तो मैं कितना हंसती थी, लेकिन अब देखो, लगता है उन्हीं की बातें सच होने जा रही हैं। कहते हुए उसकी नजर अपने कंधे पर जा टिकी। वहां ढेर सारे निशान पड़े हुए थे। उन पर अपनी नर्म उंगलियां फेरते हुए लाली की सिसकी सी निकल गई। उसने एक झटके से अपनी ड्रेस को कंधे से नीचे सरका लिया और गौर से अपने कंधे और बाह पर पड़े निशान को देखने लगी। उसी के साथ उसे याद आया कि ये सारे निशान तो नंदराय के दांतों और नाखून के हैं, जब वो उसे जानवरों की तरह नोचने खसोटने में लगा था। कल की सारी बातें याद कर लाली की आंखें एक बार फिर से भीगने लगी थीं। इधर सुजॉय लाली के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। दरवाजा खटखटाने के लिए उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाना चाहा, तभी उसकी नजर अपने शू लेस पर पड़ी जो पूरी तरह से खुल चुकी थी। पहले से बांध लेता हूं, वरना इसमें उलझ कर गिर भी सकता हूं। सोचते हुए उसने अपना पैर उठाया और शू लेस बांधने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने को हुआ। हड़बड़ाहट में उसने गिरने से बचने के लिए दरवाजे पर ही हाथ रख दिया और दरवाजा एक झटके से खुलता चला गया। दरवाजा खुलने की आहट पर लाली उठकर खड़ी हो गई और पीछे पलटकर देखने लगी। उसी वक्त सुजॉय की नजर भी उससे जा टकराई। सुबह के इस वक्त खिड़की से छनकर आती सुनहरी धूप सीधे उसके जांघों तक आते लंबे घुंघराले बालों पर पड़ रही थी। सफेद कपड़ों से झांकता लाली का आधा बदन जैसे कुंदन सा दमक रहा था। सुजॉय की नजरें उसके चेहरे से होती हुई सीधे उसके होठों, गले और फिर कंधे पर फिसलती चली गईं। कंधे और गले पर पड़े दांतों और नाखूनों के निशान जैसे उसके चांद जैसे रूप में दाग बनकर उभरे हुए थे। ये सब देख सुजॉय की आंखें सिकुड़ती चली गईं। कहीं उन गुंडों ने लाली का रेप? उसके मन में यही ख्याल आया। तभी लाली भी जैसे उसकी नजरें पहचान कर जल्दी से अपनी ड्रेस सही करते हुए बोली, जी आपको कोई काम था? लाली को ऐसे असहज महसूस करता देखकर सुजॉय ने भी जल्दी से अपने भाव बदलते हुए कहा, हाँ काम था। तुमसे पूछना था कि क्या तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है? कहते हुए वो अंदर आ गया। उसकी ये बात सुन लाली ने कुछ चौंकते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं। सुजॉय ने उसके कुछ और करीब आते हुए कहा, मैं भी नहीं समझ पाता कि तुम वाकई में इतनी भोली और मासूम हो या फिर इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। माना कि तुमने मेरे डैड की जान बचाई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया,
लेकिन उसके बदले में मेरे डैड और माँ ने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। अब ऐसे में अगर हम तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रहे हैं तो तुम भाव खा रही हो। क्या तुम इतनी आसान फरामोश हो कि डैड का कहा नहीं मान सकती? लाली उसका लहजा और उसकी बात सुनकर कुछ सख्त आवाज में बोली, हाँ कर तो दिया मैंने उस काम के लिए, अब क्या आपके माँ बापू के एहसान के बदले में अपनी जान भी दे दूं? उसका लहजा सुनकर सुजॉय उसे कुछ सुनाने ही वाला था कि तभी उसने उसके शब्दों पर गौर किया। उसे एक पल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सो उसने दोबारा से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुमने उस रोल के लिए हाँ कर दिया है? हाँ, लाली उसकी तरफ पीठ करते हुए बोली। ओके, दैट्स गुड। कहकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी लाली ने मुड़ते हुए उसे टोका, और एक बात, अगली बार से किसी लड़की के कमरे में जाने से पहले एक बार इजाजत जरूर ले लीजिएगा। कहकर उसने कंघी उठाई और एक बार फिर से अपने बालों को संवारने लगी। सुजॉय कुछ शर्मिंदा सा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पाहुजा साहब सुबह से मिस्टर शाह के फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम होने तक भी उनका कोई कॉल नहीं आया। तो उन्होंने सोचा, मुझे खुद से कॉल करके मिस्टर शाह को ये बता देना चाहिए कि हमें उनकी डील मंजूर नहीं है। लाली उनके आइटम नंबर में काम नहीं करेगी। सोचते हुए उन्होंने मिस्टर शाह का नंबर डायल कर दिया। उधर से कुछ ही देर में मिस्टर शाह ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, पाहुजा साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस्टर शाह। वो मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि हमें आपकी डील। अभी पाहुजा साहब कह ही रहे थे कि मिस्टर शाह ने उनकी बात काटते हुए कहा, हाँ भाई, आपको मंजूर तो करनी ही थी। वैसे अक्लमंदी भी यही थी कि आप इस डील को फौरन मान लेते, लेकिन कोई नहीं, चलिए अब कुछ वक्त लेकर ही सही, आपने कम से कम हमारी शर्त मान तो ली। मिस्टर शाह और भी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे, लेकिन पाहुजा साहब तो जैसे सकते में आ गए थे। ये मिस्टर शाह क्या बोल रहे हैं? डील के लिए हाँ कर दी? जबकि उधर मिस्टर शाह बोले जा रहे थे, अब आप देखना पाहुजा साहब, हम उस गांव की गोरी को कैसे बंबई फिल्म इंडस्ट्री की आइटम नंबर 1 बनाते हैं। अक्खा बंबई में आग लगेगी उसके ठुमकों से, आप देखते जाना बस। हम दोनों इतने नोट कमाएंगे कि आपका कर्जा तो उतर ही जाएगा, बल्कि फिर से आपके सुजॉय इमोशंस की गाड़ी भी पटरी पर दौड़ने लगेगी। चलिए मिलते हैं फिर 1-2 दिन में। कहते हुए मिस्टर शाह ने उन्हें किसी भी सवाल जवाब का मौका दिए बगैर ही कॉल काट दिया। उनके फोन काटते ही पाहुजा साहब अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए कहने लगे, ये डील के लिए हाँ किसने कर दी? कहीं लतिका ने तो ऐसा नहीं किया। उनके कहते ही दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, नहीं, मिस्टर शाह को फोन करके डील मानने की बात मैंने कही है। पाहुजा साहब ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां सुजॉय को खड़ा देख बहुत अफसोस से बोले, सुजॉय, ये क्या किया तुमने? सुजॉय ने उन्हें अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने क्या किया डैड, ये आप पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी थी? मैं जानता हूं बेटा कि ये डील हमारे लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं डैड, सब सही होगा। बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाली के हाँ करने के बावजूद भी आपने ऐसा जाहिर क्यों किया जैसे वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाहुजा साहब कुछ कहते उससे पहले ही लतिका जी ने वहां आते हुए कहा, क्या तुम अपने डैड को नहीं जानते? किसी बेसहारा लड़की को देखकर इनमें समाज सेवा करने का भाव कितना उबाल मारने लगता है। लतिका जी का लहजा कुछ ऐसा था कि दोनों बाप बेटे उन्हें घूरने लगे, खासकर पाहुजा साहब। उन्हें लतिका जी की ये बात बेहद बुरी लगी कि वो सुजॉय के सामने उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं।
ये बात लतिका जी को भी उनका चेहरा देखते ही समझ आ गई, इसलिए उन्होंने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब कि तुम्हारे डैड किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। और फिर तुम्हें तो पता ही है इस इंडस्ट्री में भोले भाले लोग किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। शायद इसीलिए इन्हें लग रहा हो कि इनकी लाली के सामने ऐसे हालात ना आए। लतिका जी ने इनकी लाली पर जोर देते हुए कहा और वहीं कमरे में लगे सोफे पर आ बैठी। पूरी बात सुनकर सुजॉय ने एक गहरी सांस ली और लतिका जी के बगल में बैठते हुए कहा, वैसे आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज मैं कितना रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूं। वरना पिछले कुछ महीनों से तो ऐसा लग रहा था जैसे हर वक्त कोई नंगी तलवार सर पर लटक रही हो। पाहुजा साहब ने उसकी बात सुनी तो बस एक फीकी सी मुस्कान देकर रह गए। उसने आगे कहा, वैसे मुझे पहले से ही पता था कि वो इनकार नहीं करेगी। जितना मैं उसे समझ पाया हूं उस हिसाब से उसे प्रोफेशन बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगने वाला। I mean, गांव की होने के बावजूद भी उसकी सिर्फ शक्ल ही मासूम है। उसकी हरकतों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। कहते हुए सुजॉय की नजरों के सामने उसका पहली बार उसके कमरे में मिलना घूम सा गया, जब लाली के कंधे से उसकी चुनरी नीचे ठलक गई थी। लेकिन न जाने क्यों पाहुजा साहब को उसका यूं कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुजॉय की बातों से इनकार करते हुए कहा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है सुजॉय। वो वाकई काफी भोली भाली है। उनका इतना कहना था कि वहीं बैठी लतिका जी कुड़सी गईं। उन्होंने एकदम से अपने जाने पहचाने टोन में कहा, आपको तो मेरे अलावा पूरी दुनिया भोली भाली नजर आती है अजीत। लेकिन मुझे ना आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप उस लाली के बारे में अपनी राय बदल लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वाकई में उस लड़की की हकीकत क्या है। वरना जिस दिन उसकी असलियत आपके सामने उजागर हो गई ना, तो ये जो इतना मोह लगा जा रहा है ना उससे, वो आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। आखिरी लाइन बोलते बोलते लतिका जी का लहजा काफी मिस्टीरियस हो गया था। दोनों बाप बेटे उन्हें अजीब सी नजरों से देखने लगे। न जाने क्यों सुजॉय को अपनी माँ की ये बातें कुछ कुछ सही लगी थी। अभी अभी वो भी तो लाली के कमरे से लौटा था और वहां लाली उसे किस रूप में मिली थी। उसके कंधे और बाहों पर लगे घाव के निशान भी तो यही बता रहे थे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। सुजॉय अभी यही सब सोच रहा था कि पाहुजा साहब की गंभीर आवाज आई, तुम कहना क्या चाहती हो लतिका? साफ साफ कहो। आखिर उसकी ऐसी कौन सी हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई है जो तुम उसके बारे में इस अंदाज से बात कर रही हो? लतिका जी उनके इस सवाल से कुछ घबरा सी गई थी।